हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन का नेक्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या था। आज हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यह जो है पार्ट 11 में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 256 टू 263 तक। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। कहने का मतलब जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पर सेंटर को लेजिस्लेचर बनाने का पावर है उसको सेंटर को उसी पर एग्जीक्यूट करने का भी पावर है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर लिस्ट जो है इस पर जो कानून बनाने का पावर है सेंटर के पास है और इसका एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंटर के पास है। जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसी आधार पर एग्जीक्यूटिव पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव पावर स्टेट के पास है तो उसका एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट के पास होता है। और अगर कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में चूँकि दोनों को इसमें पावर होता है, सेंटर को भी और स्टेट को भी इसमें पावर होता है लॉ बनाने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट को दिया गया है इसका एग्जीक्यूटिव का। किसी स्पेशल केस में ही स्टेट के किसी एग्जीक्यूटिव पावर को, जो करंट लिस्ट में स्टेट को पावर होता है एग्जीक्यूट का, उसके पावर को स्पेशल केस में सेंटर के पास कन्फर किया जा सकता है। यानी कि जो करंट लिस्ट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है जनरली स्टेट के पास होता है, लेकिन स्पेशल केस में सेंटर को ट्रांसफर किया जा सकता है उसके एग्जीक्यूटिव पावर को। अंडर आर्टिकल 256 स्टेट को अपना एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरह से एक्सरसाइज करेगा जिससे कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर के साथ कंप्लाई करे। यानी कि स्टेट अपना पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इंश्योर करे, यानी कि उसके अनुपालन को, उसके पालन को इंश्योर करे, उसके लिए किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना करे आर्टिकल 256 के अंतर्गत। और अंडर आर्टिकल 257 इसमें स्टेट अपना एग्जीक्यूटिव पावर जो है इस तरह से एक्सरसाइज करेगा कि सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव पावर पर इम्पीड नहीं करे, यानी कि उस पर किसी तरह का सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल या बाधा उत्पन्न ना उत्पन्न करे। और अगर स्टेट जो है अपना पावर का इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें इम्पीड करता है तो उस केस में कहता है अंडर आर्टिकल 365 इसको माना जाएगा कि फेल्ड टू कंप्लाई विथ सेंट्रल डायरेक्शन। यानी कि इसे माना जाएगा अगर किसी तरह का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बाधा उत्पन्न करता है तो आर्टिकल 365 कहता है कि उसे स्टेट मशीनरी का फेलियर माना जाएगा। और स्टेट मशीनरी को फेलियर मानते हुए वहाँ पर फिर अंडर आर्टिकल 356 वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटर्स डायरेक्शन, यानी कि केंद्र स्टेट को किस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं डायरेक्शन का। एक हो सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यानी कि
अगर स्थिति सामान्य रहती है तो इस स्थिति में सेंटर जो इसको डायरेक्शन देगा वो रेलवेज़ के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए कहेगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो रोडवेज हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए कह सकता है, जो वाटरवेज हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए कह सकता है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेंटर जो है स्टेट को रेलवेज के प्रोटेक्शन के लिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसके जो जलमार्ग होते हैं, जो सैन्य महत्व के जो भी संचार के जो साधन हैं उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं स्टेट्स को। हम लोगों ने देखा नॉर्मल सर्कमस्टांस के बारे में। अगर नॉर्मल ना रहे स्थिति, यानी कि इमरजेंसी के केस में, इन इमरजेंसी सर्कमस्टांस, इस केस में अंडर आर्टिकल 353 अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो चुका है तो इस स्थिति में ऑल सब्जेक्ट मैटर्स, जो भी स्टेट के अपना सब्जेक्ट स्टेट में सभी तरह के मैटर्स पर या सब्जेक्ट पर डायरेक्शन सेंटर दे सकता है। और इमरजेंसी सर्कमस्टांस में ही अंडर आर्टिकल 356 जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड हो, उस केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव है वह कम्स अंडर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी कि इमरजेंसी जो केस होगा उस केस में, इमरजेंसी की स्थिति में आर्टिकल 353 के अंतर्गत स्टेट्स को सभी सब्जेक्ट पर, सभी विषय पर सेंटर डायरेक्शन देगा। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया हो तो उस स्टेट के जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आ जाएगा। अगर म्यूचुअल डेलीगेशन की अगर बात करें तो अंडर आर्टिकल 258 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, सहमति से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एनथ्रस्ट कर सकता है। यानी कि अंडर आर्टिकल 258 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से कोई भी जो सेंटर का कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उसको स्टेट को सौंप सकता है विथ कंडीशनली और अनकंडीशनली, यानी कि शर्त के साथ या बिना किसी शर्त के भी। अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स से रिलेटेड इसके सॉल्यूशन के लिए जो भी डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के जो मामले हैं या किसी नदी घाटी से रिलेटेड और कोई विवाद है तो उसके निपटारा के लिए वह कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है। पार्लियामेंट ने 1956 में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट पारित किया और इस एक्ट के अंतर्गत सेंटर यानी कि पार्लियामेंट जो है कंसर्न्ड स्टेट्स के रिक्वेस्ट पर
डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है, यानी कि न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 262 के अंतर्गत अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद का मसला हो या फिर नदी जल बंटवारे का मसला हो, नदी घाटी से संबंधित कोई विवाद हो, तो उसका निपटारा करने के लिए सेंटर जो है कानून बना सकता है। इसके लिए सेंटर को पावर दिया गया है। तो संसद ने एक एक्ट पास किया था 1956 में, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें कि सेंटर जो है कंसर्न जो संबंधित स्टेट्स हैं उनके रिक्वेस्ट पर वो ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है। और ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड होगा, अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। यानी कि जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा, बाइंडिंग एंड फाइनल। लेकिन कब, जब ट्रिब्यूनल के जो फैसला होगा, अवार्ड होगा, उसे जब तक भारत सरकार के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में या राजपत्र में, गैजेट में उसको नोटिफाई नहीं कर दिया जाता है। यानी कि नोटिफाई कर देने के बाद ये जो फैसला होगा वो बाइंडिंग हो जाएगा उन स्टेट्स के लिए। अंडर आर्टिकल 263 जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगा, जिसका फंक्शन क्या होगा, जिसका फंक्शन होगा जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा और उन मैटर्स पर डिस्कस या चर्चा करेगा, देखरेख करेगा जिस पर कि सेंटर और स्टेट का, जिस पर कि उन मैटर्स पर डिस्कस या चर्चा करेगा जो कि जिस पर कि सेंटर और स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन इंटरेस्ट। कहने का मतलब उन मामलों पर भी चर्चा करेगा ये काउंसिल, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गठित किया जाएगा। ये उन मामलों पर चर्चा करेगा जो कि केंद्र तथा राज्य या फिर राज्यों के लिए समान हित रखता हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, उन सब मामलों में ये चर्चा करेगा। और ये आर्टिकल 263 में जो प्रोविज़न है, इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मई 1990 में एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किया है, जिसका जो चेयरमैन होता है वो हमारे देश के पीएम होते हैं और मंत्रिमंडल के 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स मंत्रिमंडल से होते हैं तथा इसमें ऑल स्टेट के जो सीएम हैं वो उसमें इसके मेंबर्स होते हैं, प्लस जो यूटीज़ हैं, यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज़ के, ये सारे इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। और यह जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए सहायक होता है, यानी कि एक सहकारी जो हम लोग बोलते हैं संघवाद, उसके और यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे संविधान में, उस रिजिडिटी को कम करने के लिए या फिर स्टेट और टू स्टेट्स के बीच जो विवाद है उसको निपटारा के लिए, या फिर सेंट्रल स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट्स है उसको ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यह एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर एक अच्छा कदम है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर।